नमस्कार दोस्तों, कॉमर्स साथी की यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सी किरण मंगे और आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। हाँ, रजिस्ट्रेशन। तो कभी भी आप में से किसी को ऐसा लगा कि हमें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कब लेना चाहिए, या जो टर्नओवर की लिमिट्स बताई जाती है उसमें कौन सा टर्नओवर इंक्लूड किया जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए। कभी आपने देखा होगा कि कोई सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड है, उसके बिल में जीएसटी नंबर होगा, जबकि कोई नहीं है। कोई चार्ज कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। क्यों? किन किन लोगों को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है? तो आज के वीडियो में हम यही समझेंगे। आशा करते हैं आपको आज का वीडियो समझ आएगा और अंत तक बने रहिए सब डिटेल्स बराबर समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले टर्नओवर की लिमिट बताई जाती है कि ये टर्नओवर की लिमिट आपने ब्रीच कर दी तो आपने रजिस्ट्रेशन लेना है। बट सीधा हम रजिस्ट्रेशन पे नहीं बढ़ते, उससे पहले उसमें थोड़ी बहुत जो डेफिनेशंस आती हैं वो समझ लेते हैं, ताकि आप एक बार डेफिनेशन समझ लोगे तो आपको वो सेक्शन समझने में आसानियत होगी। तो सबसे पहली मेन डेफिनेशन है रजिस्ट्रेशन के समझने के लिए, वो है एग्रीगेट टर्नओवर। ये डेफिनेशन पे बहुत हाइप क्रिएट हुआ है कि ये डेफिनेशन में कौन सी चीज़ें आती है और कौन सी चीज़ें नहीं आती, क्योंकि यूजुअली लोगों के टर्नओवर में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है। तो क्या उसे हमें रजिस्ट्रेशन की लिमिट के लिए कंसिडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये डेफिनेशन बताती है। चलिए रीड लेते हैं एक बार। Aggregate turnover means the aggregate value of all taxable supplies excluding the value of inward supplies on which tax is payable by a person on reverse charge basis. Exempt supplies, export of goods or services or both, and interstate supplies of person having the same PAN be computed on all India basis but excludes central tax, state tax, union tax, इंटीग्रेटेड टैक्स एंड सेस। तो अभी ये डेफिनेशन क्या कहना चाहती है, नीचे वाले हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से समझेंगे। मतलब एग्रीगेट टर्नओवर में कौन से टर्नओवर आएंगे? टैक्सेबल सप्लाईज, जो हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा। एनी सप्लाईज दैट आर टैक्सेबल अंडर जीएसटी एक्ट आर सेड टू बी टैक्सेबल सप्लाईज। तो एग्रीगेट टर्नओवर में टैक्सेबल सप्लाईज आ गया। एग्जम्प्ट सप्लाईज, एग्जम्प्ट सप्लाईज क्या होता है वो देखते हैं। Exempt supply means supply of any goods or services or both which attracts nil rate of tax or which may be wholly exempt from tax under Section 11 of CGST Act or Section 6 of IGST Act and includes non-taxable supply। अब जैसे कि एग्जम्प्ट सप्लाईज का नाम ही हमें बताता है कि ऐसी सप्लाईज जिस पे जीएसटी नहीं लगता, या तो लगता है तो 0% रेट पे लगता है। जैसे कि हमारे वेजिटेबल्स हो गए, बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें होंगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिस पे 0% पर टैक्स लगता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर टैक्स लगता ही नहीं। प्लीज़ नोट कीजिए, 0% टैक्स भी एक रेट ऑफ टैक्स होता है। तो हम वापस आ जाते हैं एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन पे। उसमें आ गए हमारे सबसे पहले टैक्सेबल सप्लाईज हमने कवर कर लिए, एग्जम्प्ट सप्लाईज भी आ गए। एक्सपोर्ट्स, जो गुड्स हम इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, गुड्स और सर्विसेज एनीथिंग, वो भी हमारी टर्नओवर की डेफिनेशन में आ गया। फोर्थ पॉइंट इंटरेस्टिंग है, इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ पर्सन हैविंग सेम पैन टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। समझो आपका रजिस्ट्रेशन एक से ज़्यादा स्टेट्स में है, तो अगर आपकी पैन के हिसाब से हम टर्नओवर देखने जाए तो आपकी एक पैन पे आपने इंटरस्टेट कितने सप्लाईज किए हैं, सारों का टोटल मिला के देखना पड़ेगा आपका टोटल टर्नओवर के लिए। तो इन शॉर्ट सबसे पहले हम एडिशन में टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जम्प्ट सप्लाईज, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट सप्लाईज को ऐड करेंगे एग्रीगेट टर्नओवर के डेफिनेशन के लिए। बट डेफिनेशन ऐसा भी कहता है कि कुछ चीज़ें एक्सक्लूड भी करनी है। चलिए वो देख लेते हैं। जैसे कि अगर आपका टर्नओवर इंक्लूसिव बेसिस पे है, जिस पर टैक्स जीएसटी टैक्स लग के आ रहा है, तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, कंपनसेशन सेस आपको वो टर्नओवर में से एक्सक्लूड करना है और फिर जो टर्नओवर बचा उसे कंसिडर करना है। एक और चीज़ है लेस करने के लिए, वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे, बट रिवर्स चार्ज क्या होता है उसका सिर्फ एक बेस, एक डेफिनेशन समझ लेते हैं। रिवर्स चार्ज,
Reverse charge means the liability to pay tax by the recipient of supply of goods or services or both instead of supplier of such goods or services or both under section 9394 or 5354 of IGST Act. रिवर्स चार्ज इन लेमेन्स टर्म में आपको समझाऊं तो रिवर्स चार्ज ऐसा होता है कि समझो मैंने आपको कुछ गुड्स या सर्विसेज सप्लाई किए, ठीक है, मैं सप्लायर हूँ, आप रेसिपिएंट हैं, बट जीएसटी सप्लायर को पे करना होता है गवर्नमेंट को, बट गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे केसेस सर्विसेज और गुड्स नोटिफाई किए हैं जिसमें मैं नहीं बल्कि आप मेरे बदले जीएसटी भरेंगे। जी हाँ, आप रेसिपिएंट हैं और आप टैक्स भरेंगे उस सप्लाई पे, ना कि मैं, तो उसे कहता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में आप रेसिपिएंट है और आपने कोई ऐसी सर्विसेज या गुड्स रिसीव की जिस पे आपने रिवर्स चार्ज भरा, तो वो भी आपकी टर्नओवर की डेफिनेशन में नहीं आएगा। तो एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन आपके लिए शायद क्लियर होगी कि क्या क्या एग्रीगेट टर्नओवर के डेफिनेशन में ऐड होगा और क्या क्या एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में से लेस होगा। बट यहाँ पे रिवर्स चार्ज में एक चीज़ नोट करने जैसी है कि आउटवर्ड सप्लाईज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज वुड कंटिन्यू टू बी पार्ट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ सप्लायर ऑफ सच सप्लायर्स। ओके, अब आपने रिवर्स चार्ज वाली कोई सर्विस दी, आपने दी, आप सप्लायर है, तो वो तो आपके टर्नओवर में आएगी ही। ये लेस ये वाली चीज़ करा रहा है जो आपने इनवर्ड में ली है और जिस पे रिवर्स चार्ज भरा है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि हमने जो ऊपर पढ़ा उसको शॉर्ट में बताता है। एग्रीगेट टर्नओवर विल बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस फॉर सेम पैन, जिसमें टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जाम सप्लाईज, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट सप्लाईज सब आ जाएगा, तब जाके एग्रीगेट टर्नओवर बनेगा। अब एग्रीगेट टर्नओवर के साथ एक और वर्ड जो साथ साथ में आता है वो टर्नओवर इन अ स्टेट होता है। तो ध्यान रखिए, एग्रीगेट टर्नओवर और टर्नओवर इन स्टेट अलग होते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं ताकि हमको पता चले कि हमें रजिस्ट्रेशन लेना है कि नहीं लेना है, हम कंपोजिट लेवी स्कीम में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, ये एक लिमिट डिसाइड करता है। बट जब हमें टैक्स भरने की बारी आती है कंपोजिट लेवी में, तो वो टैक्स हमको टर्नओवर इन स्टेट पे जो हुआ रहता है टर्नओवर, उस पे ही वो टैक्स भरना पड़ता है। एक बार रीड कर लेते हैं प्लेन टेक्स्ट। एग्रीगेट टर्नओवर इज डिफरेंट फ्रॉम टर्नओवर इन स्टेट। The former is used for determining the threshold limit for registration and eligibility for composite scheme as well as for option to pay tax at concessional rate. However, once a person is eligible for composite levy, the amount payable under composite levy would be calculated on the basis of टर्नओवर इन स्टेट। अब कंपोजिट लेवी क्या होता है ये भी हम आगे के वीडियोस में इन डिटेल कवर करेंगे, बट इन शॉर्ट कंपोजिट लेवी एक ऐसी स्कीम दी गई है गवर्नमेंट को स्मॉल बिजनेस वालों के लिए कि आपको उसमें कम रेट ऑफ टैक्स में आपको जीएसटी भरना होता है, ठीक है। अब जैसे पर्सन्स की डेफिनेशन में हमें पता है कि इंडिविजुअल्स आते हैं, कंपनीज आती है, एचयूएफ आते हैं, फर्म आते हैं, पर जीएसटी में दो पर्सन स्पेसिफिकली और बताए गए हैं जिन्हें रजिस्ट्रेशन की का रिक्वायरमेंट अलग से फुलफिल करना पड़ता है, उनका प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन भी अलग होता है। वो दो पर्सन है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। तो ये दोनों पर्सन कौन होते हैं, चलिए डेफिनेशन से समझते हैं। CGST Act defines a casual taxable person as a person who occasionally undertakes transactions involving supply of goods or services or both in course of furtherance of business, whether as a principal agent or in other capacity in a state, union, territory where he has no fixed place of business. He cannot exercise option to pay tax under composite levy. अब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कोई ऐसे पर्सन होता है जो कोई स्पेसिफिक चीज़ के लिए रजिस्ट्रेशन ले ले, वो हमेशा वो बिज़नेस चालू रखने वाला है नहीं रखने वाला वो श्योर नहीं होता है, वो कैजुअली ऐसे ही बिजनेस कर देता है और उसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। जैसे कि कोई सीजनल आइटम है जिसकी डिमांड कहीं आई तो उसने एग्जीबिशन बैठा दिया वहाँ, तो वहाँ वो गुड्स बेचेगा, फिर वापस वो पूरा सीजन कुछ नहीं करेगा, तो उसे बोलता है जो कैजुअली जो टैक्सेबल सप्लाईज करता है वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता है। और ऐसे पर्सन के पास कंपोजिट लेवी में जाने का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन कौन होता है, पहले तो नाम ही आपको ये सजेस्ट करेगा कि जो पर्सन रेसिडेंट नहीं है इंडिया का और वो जो टैक्सेबल सप्लाईज कर रहा है यहाँ पे वो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन होगा। चलिए इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं एक बार। अ पर्सन who is a foreigner and occasionally wants to effect taxable supplies from any state in India
needs GST registration for the same. Such person needs to register in state from where he seek to supply as a non-resident taxable person. CGST Act defines a non-resident taxable person as a person who occasionally undertakes transactions involving supply of goods and services or both, whether as a principal or agent in any other capacity, but who has no fixed place of business in India. He cannot exercise to pay tax under composite levy. नीचे की डेफिनेशन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की जैसी है, उसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस होता नहीं है, वो मतलब कैजुअली बिजनेस करने आया है, मतलब कोई जो फॉरेनर होता है वो इंडिया में बिजनेस करने आता है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, तो वो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन में कवर होता है। अब ये दोनों पर्सनस के लिए, जैसे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सनस के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर या जो भी होगा वो नॉर्मल टैक्स पेयर से अलग होगा। तो सिर्फ वो छोटा सा पार्ट है, एक बार रीड कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की तरफ। A special registration procedures pertaining to CTP and NRTP are as follows. Both CTP and NRTP have to compulsory get registered under GST irrespective of threshold limit at least 5 days prior to commencement of business. As per section 25(6), every person must have a PAN to be eligible for registration, but since NRTP will generally not have a PAN in India, he may be granted registration on the basis of prescribed documents. Period of validity of registration certificate granted to CTP and NRTP. Okay, it's valid for period specified in registration application or 90 days from effective date of registration and can be exceeded for further 90 days, बट उसके लिए एप्लीकेशन करनी पड़ेगी विच एवर इज अर्लियर। तो मतलब इनके लिए एक स्पेशल रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है जो इनको फॉलो करना पड़ता, और इनको टर्नओवर की लिमिट या डेफिनेशंस वगैरह कुछ नहीं लगती, इनको कंपलसरीली, ये दोनों पर्सनस को कंपलसरीली जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। और इनका रजिस्ट्रेशन का वैलिडिटी इनके रजिस्ट्रेशन पे जितना टाइम लिखा है वो या 90 डेज, बट 90 डेज को और 90 डेज हम बढ़ा सकते हैं, विच एवर इज अर्लियर, इतना इनका पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रजिस्ट्रेशन की डेफिनेशन में इंटरस्टेट सप्लाई से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें आती है, हमने ये आगे की वीडियो में कवर किया, बट एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इंटरस्टेट सप्लाई और इंट्रास्टेट सप्लाई वापस क्या होती है। इंटरस्टेट सप्लाई ऐसी होती है, इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हेन लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन 2 डिफरेंट स्टेट्स। मतलब एक स्टेट में सप्लायर है और जो सप्लाई कर रहा है दूसरे स्टेट में, वो इंटरस्टेट सप्लाई हो गई। हमने डिस्कस किया था, इस पर IGST लगता है। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इम्पोर्टेड इनटू टेरिटरी ऑफ इंडिया, कुछ हमने इम्पोर्ट किया तो वो भी इंटरस्टेट सप्लाई में आ गया। सप्लाई लोकेटेड इन इंडिया एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया, हमने कुछ एक्सपोर्ट किया तो वो भी इंटरस्टेट में आ गया। सप्लाई बाय और टू एन SEZ डेवलपर और SEZ यूनिट, SEZ को हमने कुछ सप्लाई किया या हमने कुछ SEZ से लिया, वो इंटरस्टेट सप्लाई में आ गया। सप्लाई इन टैक्सेबल टेरिटरी नॉट बिन इंटरस्टेट सप्लाई एंड नॉट स्पेसिफाइड इन, जो इंटरस्टेट नहीं है वो इंटरस्टेट में कवर हो जाएगा, ठीक है, और इस पर IGST लगेगा। इंटरस्टेट सप्लाई की डेफिनेशन बहुत तो छोटी हो गई क्योंकि बाकी सारी चीज़ें ऊपर ही कवर हो गई है। जब लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में होता है तो वो इंट्रास्टेट होता है, जिस पे CGST और SGST लगता है, ठीक है। ये सेम ही है कि CGST SGST लगेगा जब इंट्रास्टेट होगा, और जब इंटरस्टेट होगा तब IGST लगेगा। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं जिसके लिए हमने इतना सब डेफिनेशंस और ये सब समझा। पर्सन्स दैट आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, कौन सी क्राइटेरिया फुलफिल होने पे या लिमिट फुलफिल होने पे आप लायबल हो जाओगे कि भाई चलो आपको आप GST में रजिस्ट्रेशन लेना है। सबसे पहले हम जो सेक्शन 22 है उसका प्लेन टेक्स्ट पढ़ेंगे, फिर हम इसको बहुत इजी करके समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, अब सब सेक्शन 1 है, वो क्या बोलते हैं, एवरी सप्लायर शेल बी लायबल टू रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स फ्रॉम वेयर ही मेक्स टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ बोथ इफ इट एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स 20 lakh rupees, provided that where such person makes taxable supply of goods or services or both from any other special category states, he shall be liable to registration if his aggregate turnover in a financial year exceeds 10 lakh rupees. सबसेक्शन 2 क्या कहता है, एवरी पर्सन हु ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द अपॉइंटमेंट डे मतलब जब से GST आया, मतलब 1 जुलाई 2017, इज रजिस्ट्रेशन और होलसेल लाइसेंस अंडर एग्जिस्टिंग लॉ, मतलब सर्विस टैक्स वैट, मतलब कोई भी एग्जिस्टिंग लॉ, मतलब प्रीवियस रेजिम में रजिस्टर्ड है तो शैल बी लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट विथ इफेक्ट
फ्रॉम द अपॉइंटेड डेट, मतलब प्रीवियस रेजिम में कोई बंदा रजिस्टर्ड है तो उसको कंपल्सरीली जीएसटी रेजिम में आना ही पड़ेगा। मेरा बिजनेस कैरिड ऑन बाय अ taxable person registered under this act is transferred whether on account of succession or otherwise to another person as a going concern, the transferee or the successor as the case may be shall be liable to registered with effect from date of such transfer। कोई बिजनेस एज ए गोइंग कंसर्न ट्रांसफर होता है तो जो ट्रांसफर ही होता है उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1 and 3, in case of transfer pursuant to sanction of a scheme or arrangement for amalgamation or as the case may be demerger of 2 or more companies pursuant to the order of High Court, tribunal or otherwise, the transferee shall be liable to be registration with effect from the date on which registrar of companies issued certificate of incorporation giving effect to such order of High Court or tribunal। स्पेसिफिक हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल को ऑर्डर दे रहा है कोई कंपनी को अमालगमेट होने के या डीमर्जर होने के, तो जो ट्रांसफरी कंपनी है उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होना पड़ेगा। अब एक्सप्लेनेशन में एग्रीगेट टर्नओवर समझाया गया है जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। एक्सप्लेनेशन में पॉइंट 2 में ये समझाया गया है कि अगर आप प्रिंसिपल हो और आपने गुड्स जॉब वर्क के लिए भेजे और वहाँ से ही आपने गुड्स बेच दिए तो वो जो बेचा वो आपके टर्नओवर में इंक्लूड होगा, ना कि जॉब वर्कर के टर्नओवर में इंक्लूड होगा। स्पेशल कैटेगरीज ऑफ स्टेट आपने देखा होगा, ऊपर आया रहेगा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल कैटेगरीज ऑफ स्टेट हैं, वो जीएसटी में एप्लीकेबल होते हैं क्योंकि उनको अलग अलग लिमिट है वो सारे स्टेट्स के लिए और नॉर्मल स्टेट्स के लिए अलग लिमिट है। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स अपना 279A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया, बट इसमें से जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम और उत्तराखंड को एक्सक्लूड किया गया है। तो ये हुई डेफिनेशन की बात। इसमें मुझे नहीं लगता आपको कुछ खास समझा होगा, बट हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से सेम डेफिनेशन बहुत इजीली समझेंगे। द पर्सन्स हु आर लायबल टू रजिस्ट्रेशन, दोज हु एक्सीड द थ्रेशोल्ड लिमिट। हम नीचे देखेंगे कि स्पेसिफिक स्टेट्स के थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। थ्रेशोल्ड लिमिट आर एलोबरेटेड सेपरेटली इन डायग्राम बिलो। इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस ऑन अकाउंट ऑफ सक्सेशन, ये हमने समझ लिया कि अगर आपने कोई सक्सेशन में बिजनेस एज ए गोइंग कंसर्न ट्रांसफर किया तो ट्रांसफर को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। फिर ये भी हमने समझ लिया इन केस ऑफ अमालगमेशन और डीमर्जर बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट तो ट्रांसफरी कंपनी को वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो जाएगी। अब है ना, सबसे पहले हम ये वाला जो थ्रेशोल्ड वाला पॉइंट है जो मेन है वो समझ लेते हैं। ये डायग्राम है जो स्पेसिफिक स्टेट के हिसाब से दिखाता है थ्रेशोल्ड लिमिट। ठीक है, ये आप चाहिए तो एक बार पॉज करके भी देख सकते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। थ्रेशोल्ड लिमिट जीएसटी में गुड्स के लिए स्पेसिफिक है और गुड्स और सर्विसेज दोनों देने वालों के लिए स्पेसिफिक है। अगर समझो आप स्पेसिफिकली इन सप्लाई ऑफ गुड्स हो तो आपको ये कॉलम देखनी है, और अगर आप गुड्स के साथ सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको ये कॉलम देखनी है। ये साइड से आपको अपना स्टेट देखना है कि आप कौन से स्टेट में हो, और उस हिसाब से एक साल की एग्रीगेट टर्नओवर आपका ये थ्रेशोल्ड के पार जाता है तो आप जीएसटी की रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो जाते हो। तो देखिए, स्टेट्स अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जैसे पुडुचेरी, तेलंगाना, अदर्स, जिसमें अगर गुड्स में हो आप सिर्फ तो 20 लाख, अदर्स के लिए 40 लाख है अगर गुड्स में हो तो, और इन केस ऑफ सर्विसेज और गुड्स दोनों हो आप तो 20 लाख। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में देख लेते हैं। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स ये हैं जिनमें अलग अलग लिमिट्स हैं टर्नओवर की, जो ब्रीच हो जाएगी तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, आप ये चाहिए तो एक बार पॉज करके वीडियो देख सकते हो कि आप कौन से स्टेट में आप फॉल करते हो और आपको रजिस्ट्रेशन कौन से लिमिट के बाद लेना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वापस हमने जो ऊपर समझा उसका शॉर्ट में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। अब किसी को मन में ये डाउट आएगा कि सर हम तो टैक्सेबल सर्विस कोई दे ही नहीं रहे हैं, हम सारी एग्जम्प्ट वाली सर्विस दे रहे हैं जिस पे जीएसटी लगना ही नहीं है, ऐसी सर्विसेज या गुड्स की सप्लाई हम कर रहे हैं, तो क्या हमें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है अगर ऊपर वाली टर्नओवर लिमिट क्रॉस होती है तो आपका जवाब है नहीं। अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर मतलब टोटल टर्नओवर आपका एग्जम्प्ट या जिस पे जीएसटी नहीं लगता वैसी सप्लाईज का टोटल 1 रुपये का भी आपका टैक्सेबल वाला नहीं होना चाहिए, तो आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका टर्नओवर आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड ओनली फॉर प्लेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम माई टैक्सेबल सप्लाई
takes place. A person is required to obtain registration with respect to his place of business in India from where taxable supply has taken. However, a supplier is not liable to obtain registration from where he makes an exempt or non-taxable supply. तो एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में भले एग्जाम सप्लाईज आ जाती है और आप टर्नओवर की लिमिट ब्रीच कर देते हो, डेफिनेशन के हिसाब से आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, बट नहीं, आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है क्योंकि जीएसटी में स्पेसिफिकली बोला गया कि अगर आप 1 रुपये का भी टैक्सेबल सप्लाई नहीं दे रहे हो और पूरा एग्जाम्प्ट वाला दे रहे हो, नॉन टैक्सेबल वाला दे रहे हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब ये हो गया पहला पार्ट कि रजिस्ट्रेशन की लिमिट्स क्या है, किसको लेना ज़रूरी है। अब दूसरे और तीसरे पार्ट में इसमें ऐसा है कि कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज और गुड्स बताए गए हैं जिनका आप सप्लाई करोगे या जो ट्रांजैक्शंस आप करोगे तो उसको आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है, इररिस्पेक्टिव फिर आपका टर्नओवर कुछ भी हो। और कुछ ऐसे भी सप्लायर्स या ट्रांजैक्शंस बताए गए हैं जिसमें आप कितने का भी ट्रांजैक्शन कर लो, आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल, मतलब कंपलसरी आपको रजिस्ट्रेशन लेना रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कौन से केसेस में लेना पड़ता है। पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई, एक पर्सन ने इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई किया तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। बट इसमें एक स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है ऐसे पर्सन को जो इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज दे रहा है 20 लाख का। ध्यान से सुनिए, अगर आप इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन देना है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी लेना है। बट अगर आप इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहे हो 20 लाख तक तो ठीक है, 20 लाख तक कर लो, आपको रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, सेकेंड है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में, जैसे कि हमने देखा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, हम ऊपर ही देख के डेफिनेशन में, अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन डज नॉट हैव अ फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस इन स्टेट यूनियन टेरिटरी फ्रॉम वेयर ही वांट्स टू मेक अ सप्लाई। ठीक है, उसको भी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी। अ पर्सन रिसीविंग सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेएबल बाय द रेसिपिएंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। आपने कोई आरसीएम वाली सर्विस ली तो सिंस आपको वो आरसीएम वाली सर्विसेज पे आप रेसिपिएंट, आपको टैक्स भरना ज़रूरी है, इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। दोज ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हु आर नोटिफाइड एज लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9(5) मतलब रिवर्स चार्ज वाले। रिवर्स चार्ज वाले को हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे, तो उसमें आप देख लेना कि ये ई कॉमर्स ऑपरेटर जो होते हैं जो 9(5) की सप्लाई देते हैं उनको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। NRTP हमने देख लिया, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हु डज नॉट हैव अ फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस, उसको रजिस्ट्रेशन लेना भी कंपलसरी होता है। पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51, अब जीएसटी में भी TDS होता है, ये आगे चल के हम कवर करेंगे। तो जो पर्सन जिसको जीएसटी में TDS काटना ज़रूरी है उसको रजिस्ट्रेशन लेना भी ज़रूरी है। A person who supplies on behalf of some other taxable person, that is agent of some principal, कोई पर्सन है जो एजेंट ऑफ प्रिंसिपल, जो दूसरे के बदले में सप्लाई दे रहा है, तो उसको भी रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है। सप्लायर्स अदर देन नोटिफाइड इन 9(5) who supply through ई कॉमर्स ऑपरेटर, ऐसे सप्लायर्स है जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई देते हैं तो उनको भी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। बट गवर्नमेंट ने इसमें एक रिलीफ दी है जो कि है ये, पर्सन मेकिंग सप्लाईज ऑफ सर्विसेज थ्रू एन ECO विथ एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख है और आपने ECO से सप्लाई ऑफ सर्विसेज दी, ठीक है, तो 20 लाख तक आपको रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ने मार्क डेट आगे चल के हमको रिलीफ दी है। नेक्स्ट देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन किसको कंपलसरी है। एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स, जैसे TDS वालों को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना, वैसे ई कॉमर्स ऑपरेटर TCS कलेक्ट करते हैं, GST में TCS भी होता है, तो वो ई कॉमर्स ऑपरेटर दोज आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स विच इज TCS, तो उनको भी रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। Every person supplying online information database access and retrieval services from a place outside India to a person other than a registered person। ठीक है, अब एक पर्सन है जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं OIDAR सर्विसेज, ये एक लिस्ट ऑफ सर्विसेज है
मैं आपको आगे चल के इसकी ये सर्विसेज के बारे में बताऊंगा। एक ऐसा पर्सन जो आउट ऑफ इंडिया से फ्रॉम अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी हमको इंडिया में ये सर्विस देता है, तो हमको GST नंबर लेना ज़रूरी है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वेदर और नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड इन दिस एक्ट। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बैंक ले लेते हैं। अब बैंक की हेड ऑफिस एक होती है बट ब्रांचेस ऑल ओवर होती हैं, बट बैंक को जो हम परचेज के बिल होते हैं वो इशू हेड ऑफिस के नाम पे होते हैं, भले वो स्पेसिफिक ब्रांचेस के लिए एलोकेटेड होते हैं। तो बैंक एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर लेती है जिसमें ये सब जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होती है वो एक एक ब्रांच को दे देती है कि चलो तुम्हारी ITC इतने की, तुम्हारी ITC इतने की। तो जो बैंक समझो फॉर एग्जाम्पल बैंक एक एग्जाम्पल है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स में और सारे कंसर्न्स भी आ सकते हैं, तो वैसे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स है समझो अगर, तो उनको भी GST में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन नोटिफाइड बाय सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। आगे चल के सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट कुछ ऐसे पर्सन्स भी नोटिफाई कर सकती है जिनको रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है GST रजिम में, ठीक है। अब पर्सन्स दैट आर नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर GST, जिसको नहीं लेना है नंबर। Person engage in exclusively in supply of goods and services both that are not liable to tax या wholly exempt from tax, ये हमने आगे डिस्कस कर लिया। Agriculturist limited to supply of produce out of cultivation of land। अब एग्रीकल्चर वाला पर्सन है, मतलब फार्मर है हमारा, जो कल्टीवेशन ऑफ लैंड करके कुछ बेच रहा है एग्रीकल्चर एक्टिविटी से, तो उसको भी रजिस्ट्रेशन लेना रिक्वायर्ड नहीं है। पर्सनस मेकिंग ओनली रिवर्स चार्ज सप्लाईज, वो ऐसे पर्सनस जो सप्लायर है ऑफ रिवर्स चार्ज। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, वैसे तो रिवर्स चार्ज हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे, बट एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी, मतलब ट्रांसपोर्ट वाला बंदा होता है, वो रिवर्स चार्ज में कवर होता है। मतलब वो जो सर्विसेज देता है सामने वाले को, उसमें उसको टैक्स नहीं भरना पड़ता, या उसके पास ऑप्शन होता है टैक्स भरने का, बट रेसिपिएंट को टैक्स भरना पड़ता है RCM में। तो समझो मैं GTA ऑपरेटर हूँ, मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाला, ट्रांसपोर्ट वाला बंदा हूँ, और मैं सिर्फ रिवर्स चार्ज वाली ही सर्विसेज लोगों को दे रहा हूँ, तो मुझे GST में रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी नहीं है। ये हमने देख लिया। जो इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज 20 लाख तक देते हैं वो। पर्सन्स मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स अप टू 20 लाख। हैंडीक्राफ्ट गुड्स है जो स्पेसिफिकली नोटिफाइड है 20 लाख तक, तो अगर आप 20 लाख तक वो स्पेसिफाइड वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स की आप सप्लाई दोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स अप टू 20 लाख। आगे हमने पढ़ा कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स को रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है, बट स्पेसिफिकली एक ही केस में गवर्नमेंट ने इनको बोला कि तुम चलो भाई रजिस्ट्रेशन मत लो। अगर वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स का सप्लाई करता है 20 लाख तक, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना रिक्वायर्ड नहीं है। पर्सन्स मेकिंग, ये भी हमने देख लिया, ECU से जो सप्लाई करते हैं सर्विसेज को 20 लाख तक, तो उनको नहीं लेना। अब जो यहाँ पे दो या चार, हाँ 4 20 लाख वाली लिमिट है, वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में हम 10 लाख मानेंगे। आशा करते हैं आपको आज का वीडियो समझ आया होगा कि कौन से पर्सन्स को GST में रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट है, किसको नहीं है, कौन है जिनको कंपलसरीली रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, कौन है जिनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा, डेफिनेशंस क्या होती है। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे की वीडियोस में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अंडर GST, कंपोजिट लेवी। रिवर्स चार्ज का आज हमने थोड़ा सा बेस देखा कि रिवर्स चार्ज क्या होता है। कंपोजिट लेवी भी हमने एक पार्ट समझा कि कंपोजिट लेवी क्या होता है। प्लेस ऑफ सप्लाई, आगे की वीडियोस में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आने वाले हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, स्टे